शुक्रवार 28 मार्च को म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के झटके आए, जिसमें अब हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो ये है कि इस पूरे भूकंप के झटकों में 1000 से ज़्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। जबकि लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज एक बार फिर उन इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्या ताज़ा जानकारी हमारे सामने म्यांमार से आ रही है, ये हमारे साथी साजिद हमें बताएंगे। साजिद, अभी क्या स्थिति है वहाँ पर? क्योंकि बीते दिन जिस तरीके के झटके थे, उसके बाद जो तस्वीरें हमारे सामने आई, चाहे वो बिल्डिंग्स की हों, हॉस्पिटल्स की हों, जिस तरीके से पूरा राहत बचाव कार्य वहाँ पर चला, तो 1000 के आसपास लोगों की जान जाने की खबर है। जी विपिन, लेटेस्ट अपडेट तो यही है कि जो मिलिट्री हुंटा है म्यांमार का, उसने रॉयटर्स समाचार एजेंसी उसको ये कंफर्म किया है कि मौतों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। उसके अलावा भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, वो भी जो मामले को देख रही हैं लगातार, वो कह रही हैं कि इससे ज़्यादा आशंका हो सकती है जो लोगों के मारे जाने की। तो टाइमलाइन मैं बता देता हूँ। 28 तारीख को ये भूकंप आया था। ये जो रीजन कहलाता है साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है। दो देशों में मुख्य तौर पे था ये, म्यांमार में और थाईलैंड में। जो म्यांमार का भूकंप है वो 7.7 मैग्नीट्यूड का है, मतलब इट्स अ ह्यूज अर्थक्वेक, बहुत बड़ा अर्थक्वेक माना जा रहा है ये। थाईलैंड में थाईलैंड का मैंने कुछ मीडिया हाउसेस खोले तो वहाँ लगभग 10 लोगों की मौत बताई जा रही है और 100 से ज़्यादा लापता हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो म्यांमार में हुआ है। और म्यांमार में भी ख़ास तौर पे सगाई नाम का एक इलाका है, वो पड़ता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में म्यांमार के। वहाँ की जनसंख्या करीब 55 लाख है और वहीं पे सबसे ज़्यादा मतलब। एक सवाल मैं आपको टोक रहा हूँ बीच में, अगर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँ कि हम कई बार जापान में भूकंप के झटकों की खबरें सुनते हैं और आसपास के कई देशों में, लेकिन उस तरीके से जितनी जान माल की हानि म्यांमार में हुई है, लगभग 1000 लोगों का मारा जाना, तो एक बड़ी ये आपदा है। तो ये क्या इसके पीछे कारण रहे कि हम उन देशों में देखते हैं कि क्या वहाँ पर जो तीव्रता होती है भूकंप के झटकों की, जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम स्तर का होता है और म्यांमार में ज़्यादा का है? नहीं विपिन, ऐसा नहीं है। उसका सिर्फ एक वजह अगर एक शब्द में बोली जाए तो मैनेजमेंट। जापान ने अपने आप को इस तरीके से मैनेज किया है समय के साथ, क्योंकि उसको पता है कि उनकी जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ पे भूकंप आते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स उनकी टकराती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो उन्होंने अपने आप को इस तरीके से मैनेज किया है। और म्यांमार में या फिर दूसरे देशों में जब उतनी ही तीव्रता का या उससे कम तीव्रता का भूकंप आता है, अभी तो यहाँ पे 7.7 आया है, लगभग 7.6 7.7 लगभग इसी तीव्रता का भूकंप आया था तुर्की में 2023 में। आपको याद होगा, तुर्की और सीरिया की बॉर्डर में आया था दोनों देशों में। तुर्की में 53,000 लगभग लोग मारे गए थे। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैसी व्यवस्था नहीं है, एक वजह। दूसरी वजह ये है कि वहाँ की जो बिल्डिंग्स थे, ज़्यादातर लोग ऐसे मारे जाते हैं ना कि बिल्डिंग टूट गई, इमारतें नष्ट हो गई, इस वजह से लोग दबकर मर गए। तो एक वजह ये बताई जाती है कि तुर्की में, सीरिया में भ्रष्ट सरकारें हैं। उन्होंने जो जितनी भी सरकारी इमारतें या सिविलियन यूज़ के लिए भी जो आम लोगों के भी घर बनाए जा रहे हैं, वो उसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा, अच्छी गुणवत्ता का मटेरियल इस्तेमाल नहीं हो रहा, इस वजह से वो जल्दी गिर जाती है। म्यांमार का ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और सिनारियो भी अगर आप एक बार समझा पाएँ तो। म्यांमार में मैनेजमेंट पर काफ़ी बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं और वहाँ के कुछ विपक्षी दल और लगातार ये बात उठाई जा रही है कि शायद जान माल की जो हानि थी उसको कम किया जा सकता था। जो मैनेजमेंट की बात आप कर रहे हैं उसको अगर ध्यान में रखा म्यांमार में भी हम म्यांमार का इतिहास उठा के देखते हैं तो वहाँ भी कईयों बार तख्ता पलट हुए हैं। वहाँ पे सिविलियन सरकार बहुत ही कम रही है। पहले राजशाही थी, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर उसके बाद लोकतंत्र भी आया। लेकिन आखिरी जो सिविलियन सरकार थी 2021 के पहले थी, 2021 में वहाँ पे तख्ता पलट हुआ और तब से लेकर अब तक वहाँ का मिलिट्री हुंटा शासन चला रहा है। तो उसके 2021 में जो मिलिट्री शासक थे जनरल मिन आंग लाइंग, ये बने थे। इन्होंने तख्ता पलट का पूरा नेतृत्व किया और ये उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित किया। उसके बाद बनाया गया था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई गई थी, उसका नाम है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, SAC जिसका नाम है। तो इसमें क्या है, SAC में मतलब कुछ मिलिट्री अफसरान को भी रखा जाता है और कुछ सिविलियंस की तरफ से भी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका मिला जुला एक गठबंधन होता है जो सरकार चलाता है। लेकिन इसमें मानी जाती है सिर्फ और सिर्फ सेना की। तो जो अभी जनरल मिन आंग लाइंग है वही पूरा कारभार संभाल रहे हैं। और हम जब इतिहास देखते हैं, क्योंकि कईयों बार वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, एक स्टेबल सरकार नहीं चलने दी जाती, और जब स्टेबल सरकार नहीं चलती है तो
देश का उतना विकास नहीं हो पाता है। अच्छा, एक जानकारी मैं और अगर आपसे पाना चाहूँ, क्योंकि सुबह से ही एएनआई पर, एजेंसीज पर कई ऐसे वीडियोस और विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं जहाँ पे जो इस घटनाक्रम के जो चश्मदीद हैं, जो भारत के पर्यटक अक्सर उन देशों में घूमने के लिए जाते हैं, थाईलैंड कई लोग जाते हैं, तो वहाँ से वो बातें सामने आ रही है। तो क्या हमारे पास ऐसे भी कोई आंकड़े सामने आए हैं? क्या भारतीयों से जुड़ी कोई जानकारी, कोई अपडेट वहाँ से आ रहा है? नहीं विपिन, ऐसे कोई आंकड़े तो नहीं है कि इतने लोग अभी वहाँ पे फंसे हुए हैं, ऐसा कोई आंकड़ा अभी तक तो मुझे मिला नहीं है। लेकिन भारत ने वहाँ पे बहुत मदद की है और ऑपरेशंस चलाए हैं। एशिया का मुल्क होने के नाते, और हाँ, एक तो ये एशिया वाला नाता है, और दूसरा मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं, पड़ोस में ही हमारा म्यांमार देश है। तो वहाँ पे इसका अपडेट ये है कि कल ही 28 तारीख को जब भूकंप आया था, तभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, संवेदनाएं जताई थी अपनी और वहाँ के लोगों के ठीक होने की कामना की थी। फिर आज 29 तारीख को फिर उन्होंने जनरल मिन आंग लाइंग से फ़ोन में बात की है, और ये जो भी बातचीत हुई उसका तज़किरा, जो भी बातचीत हुई है उन्होंने प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किया है। और भारत ने ऑपरेशन ब्रह्म चलाया है म्यांमार में मदद के लिए। तो 15 टन जो बुनियादी ज़रूरत का सामान है, जैसे जनरेटर हो गया, दवाई, खाने के पैकेट, टेंट, फर्स्ट एड, इस तरीके की चीज़ 15 टन सामान भेजा गया है जी। इसके अलावा भारत के अलावा और किसी पड़ोसी मुल्क ने या एशिया के और किसी देश ने क्या इस तरीके से हाथ आगे बढ़ाया? रशिया मदद करने के लिए आया है, चीन मदद कर रहा है। चीन लगभग 114 करोड़ का एड उसने भी भेजा है, पैसे नहीं एड भेजे हैं, लगभग 114 करोड़ करीब का होता है। लेकिन इसमें चीन का भी एक अलग स्टेक है यहाँ पे। जब हम देखते हैं कि साउथ एशिया की कंट्रीज़ में, तो चीन अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, और हमने देखा है कि BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके तहत भी उसने बहुत म्यांमार में इन्वेस्ट किया है, पैसे डाले हैं, ताकि वो मतलब वहाँ वो तो कहता है चीन की वहाँ पुल बनाए जाएंगे, सड़क बनाई जाएगी, लेकिन वो प्रभाव बढ़ाना चाहता है ताकि उसकी राइवलरी तो इंडिया से ही है ना, भारत से उसकी दुश्मनी चलती है कि इस रीजन में किसका ज़्यादा प्रभाव रहेगा। तो वो चीन अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए भी वो करता है। हालांकि उन्होंने 114 करोड़ की अभी मदद भेजी, एड भेजा है, तो ये एक अपडेट है जी। बिल्कुल, ये तमाम वो जानकारियां हैं जो अभी म्यांमार और थाईलैंड में जो भूकंप के झटके बीते दिन आए, जिसमें बड़ी क्षति हुई है और आज भी कुछ झटके महसूस किए गए, उसके बाद क्या दुनिया भर में माहौल है, क्या दुनिया के देश किस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, किस तरीके से मदद भेज रहे हैं, भारत हो, चीन हो, सब लोगों ने वहाँ पर मदद भेजी है। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स, ये जानकारियाँ थी हमारे पास कि लगभग 1000 लोगों की जान जाने की खबर है। और भी जो नई जानकारी हमारे सामने आएगी, हमारे पास आएगी, वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। मेरे साथी साजिद, जिन्होंने तमाम अपडेट्स आपको दिए। कैमरे के पीछे दानिश है। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।